ऐसे जाहिल, गवार, पागल, बेवकूफ़ स्टाफ है इनका। हाँ भाई, सब कुछ सही होने के बाद भी जानबूझ के भाई इन्होंने लटका के रखा मैं। इनका जो दिमाग है ना घुटनों में इनका, उसको मार मार के इतना लाल करूँगा ना कि बंदर की गांड और उसकी शक्ल में फ़र्क नहीं दिखेगा। विज़ एयर रोम का जो स्टाफ है ना भाई, नंबर 1 का हरामी स्टाफ है भाई। वो जो टकलू आदमी काफ़ी बदतमीज़ी में बात कर रहा था, तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी है, हम डिसाइड करेंगे कि किसको फ़्लाइट बोर्ड करनी देनी है और किसको नहीं बैठने देना है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड में। तो अभी हमने हमारे रोम के एयरबीएनबी से चेकआउट कर लिया है और अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो एयरपोर्ट जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना है टर्मिनी रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से हम चले आएंगे एयरपोर्ट। तो हम जिस एयरपोर्ट से आने वाले उसका नाम है फ्यूमेंस एयरपोर्ट और हमारी जो फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 3 से। तो चलो अभी हम सबसे पहले जाते हैं टर्मिनी। एंड गाइस, मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में भी बता दिया है कि रोम में का जो बस नेटवर्क सिस्टम है वो इतना कुछ खास नहीं है और अभी गूगल पे दिखा रहा है कि 5 मिनट बाद एक बस आने वाली है। तो देखते हैं, बस मिलती है तो हम मेट्रो स्टेशन पे बस से चले आएंगे या फिर हम पैदल निकल जाएंगे। चलो अच्छी बात है, ये वाली जो बस है ये टाइम पे आ गई। सो गाइस, अभी आखिरी बार हम मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं, फिर टर्मिनी से हम बस पकड़ के जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। सो गाइस, अभी हम आ गए टर्मिनी स्टेशन पे और जैसा कि आप देख सकते हो टर्मिनी स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलो अभी हम यहाँ से आएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, अभी बस के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो अभी हम सबसे पहले लंच कर लेंगे। वैसे भी एयरपोर्ट पे इंडियन फूड मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पे हमारा लंच हो गया है और बात करूँ मैं फूड की तो फूड अच्छा था। आज हमने मंगाई थी पनीर कढ़ाई, पाव भाजी और बटर नान। तो पाव भाजी की भाजी ज़्यादा अच्छी थी, पनीर कढ़ाई की जो सब्ज़ी थी वो भी अच्छी थी, बस उसमें ग्रेवी कम थी। तो दोस्तों, अगर आप यूरोप आने वाले हो तो आप पनीर की जगह आप कोफ्ता या फिर कुछ और मंगा लेना। उसमें क्या है ना, पनीर में ग्रेवी कम आती है और बाकी सब्ज़ी में आपको ग्रेवी ज़्यादा मिलेगी। सो गाइस, अभी हम शटल बस में बैठ चुके हैं। सो ये जो शटल बस है ये आपको रोम टर्मिनी से मिल जाएंगी, जो कि जाती है एयरपोर्ट के लिए। तो अभी बस 5 मिनट में बस निकलेंगी। आज हमारी टर्मिनल 3 से फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए, तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं विज़ एयर फ्लाइट में। वेल, अभी हम आ गए रोम के फ्यूमिंगो एयरपोर्ट पे और हमारी जो फ़्लाइट है ये टर्मिनल 3 से है। तो हमने जो बस ली थी उस बस ने हमें टर्मिनल 3 पे ही छोड़ा था। तो जैसे आप स्टेशन से बस लोगे तो वहाँ पे अलग अलग बसेस है, आपको टर्मिनल 1 की भी बस मिल जाएगी, टर्मिनल 3 की भी बस मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको बस चेक करना है कि आपकी कौन से टर्मिनल से फ़्लाइट है। तो चलो अभी मैं हमारे बैगेज ड्रॉप ऑफ का क्या है वो देख लेता हूँ। वैसे हमारी विज़ एयर की फ़्लाइट है तो मैंने ऑनलाइन चेक इन तो कर ही ली है। तो बैगेज ड्रॉप ऑफ का क्या सीन है वो देखते हैं और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो भाई, अभी हम यहाँ पे लाइन में आके खड़े हो गए, तो अभी हम यहाँ से हमारा बोर्डिंग पास ले लेंगे। वही विज़ एयर वाले काफ़ी गंदे। हाँ भाई, सब कुछ सही होने के बाद भी जानबूझ के भाई इन्होंने लटका के रखा मैं। जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, आज सीन ऐसा हुआ कि हमारी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं, बस जानबूझ के हमें यहाँ पे लटका के रखा और एकदम लास्ट मोमेंट पे हमें छोड़ा यार। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। सो गाइस, अभी सीन क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो है विज़ एयर की रोम से अबू धाबी के लिए और उसके बाद हमारा 40 आवर्स का ले ओवर है और उसके बाद हमारी अबू धाबी से मुंबई की फ़्लाइट है विस्तारा की। तो देखा जाए तो हम एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच गए थे और उसके बाद हम लाइन में खड़े हो गए बैगेज ड्रॉप ऑफ के लिए। तो जैसे हम काउंटर पे गए, मैंने उनको हमारा ट्रांजिट वीज़ा दिखाया। तो अभी सीन ये कि जब आप अबू धाबी का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करोगे उसमें डेट मेंशन होती है कि जिस दिन आपने अप्लाई किया है। मतलब मान लो कि आपने 1 तारीख को ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया है, उस दिन को आपको ट्रांजिट वीज़ा आ गया, तो उस दिन की डेट और कौन सी जगह वो वहाँ पे मेंशन की जाती है। तो इधर रोम के जो वीज़ा के स्टाफ है वो कहने लगे नहीं, बोले तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तुम्हारी एंटर करने की जो डेट है वो चली गई है कब की। तो फिर मैंने उनको काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहा कि सर ये जो डेट है ये वो डेट है जब मैंने अप्लाई किया था और वीज़ा वैलिडिटी जो है इसकी 48 आवर्स है और यूएई के वेबसाइट में मेंशन किया है कि अगर हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा है तो हम अबू धाबी लैंड कर सकते हैं और 48 आवर्स तक हम अबू धाबी के टर्मिनल में या फिर हम अबू धाबी भी एंटर कर सकते हैं। तो ये कहने लगे हम ट्रांजिट वीज़ा अलाउ ही नहीं करते। तो भाई, अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होने का समय आ गया है, तो आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पे बताता हूँ।
Länderkontinent som lägger in och drar in much more. For all of our products, you can look on the तो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो, इस फ्लाइट में लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और भाई सच बताऊंगा, शुरुआत के एक्सपीरियंस से अगर बकवास रहा ना भाई, फिर फ्लाइट में कुछ मज़ा नहीं आता है। तो भाई देखा है तो लगभग आधी से ज़्यादा फ़्लाइट खाली है। और भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी थर्ड क्लास सर्विस होगी या फिर आप जानबूझ के अपने कस्टमर को हैरेस करोगे तो कौन ही आएगा यार ऐसी फ़्लाइट में। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, मैं बाजू वाला रो पूरा खाली है और ऐसे ही आगे के 10-15 रो भी खाली है। तो गाइस अभी हम अबू धाबी में लैंड हो गए और जस्ट हमारा इमिग्रेशन अभी क्लियर हो गया। तो फ्लाइट वाला जो सीन है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैगेज काउंटर की तरफ। फिर वो हमें कहने लगे कि आपके पास अबू धाबी का टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, और अगर किसी के पास टूरिस्ट वीज़ा नहीं रहा तो हम किसी को फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं देते, क्योंकि विदाउट टूरिस्ट वीज़ा आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम करो, आप यूएई की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वो चेक कर लो। वहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कोई इंडियन ट्रैवलर 48 आवर्स से कम उनका लेओवर है अबू धाबी में या फिर दुबई में, तो उन्हें ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ना कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और मैंने उन्हें ये भी दिखाया कि भाई मेरी अगली जो फ़्लाइट है वो है विस्तारा की, अबू धाबी से मुंबई वाली। और जब मेरे पास कंफर्म फ़्लाइट टिकट से और ट्रांजिट वीज़ा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, और वो ऐसे हमें बोर्ड करने से भी नहीं रोक सकते। और फिर भाई इसके बाद वहाँ के जो स्टाफ है ना, काफ़ी बदतमीज़ी से बात करने लगे। और वहाँ पे एक टकला आदमी बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं, ये हमारी इंटरनल पॉलिसी है, हम डिसाइड करेंगे कि किसको फ़्लाइट बोर्ड करनी देनी है और किसको नहीं बैठने देना है। तो जैसे मैंने ये बात सुनी तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें पूछा कि भाई जब हम टिकट्स निकालते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? वहाँ पे लिखा होता है यू मे नीड ट्रांजिट वीज़ा और द रिक्वायर वीज़ा विच इज़ एप्लीकेबल इन दैट कंट्री। मतलब अभी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट अबू धाबी में की है, तो मेरा लेओवर का जो टाइम है ना, वो डिसाइड करेगा कि मुझे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। भाई वो जो टकलू आदमी काफ़ी बदतमीज़ी में बात कर रहा था, हमको बोला खड़े हो जाओ, बोले हमारे बीच में मत करो। फिर हमने सोचा चलो यार थोड़ी देर खड़े हो जाते। फिर हम थोड़ा साइड में खड़े हो गए और फिर मैंने अपने अबू धाबी में जो कज़िन रहती है उसको फ़ोन किया और मैंने उससे समझा कि ये मैटर हो गया है। और उसके बाद मैंने वो वीज़े का जो टकलू बैठा था उसको पूछा कि भाई अभी आप बताओ हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। तो वो कहता है कि आप एक काम करो, आप यूएई का टूरिस्ट वीज़ा निकालो, या फिर आप एक काम करो, आप डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट बुक करो। मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, मुझे डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट बुक करके दे, क्योंकि देखा है तो रोम से मुंबई डायरेक्ट फ़्लाइट है ही नहीं। अगर आपको रोम से मुंबई आना है तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। फिर वो मुझे कहने लगा दैट्स नॉट माई कंसर्न। और भाई वो जो बंदा है ना, काफ़ी गुस्से में बात कर रहा था। फिर मैंने उसे भी कहा कि देखो यार, तुम जो कर रहे हो ना ये हरेसमेंट है। मतलब जब मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद भी तुम हमें मेंटली हरेस कर रहे हो, वो भी जानबूझ के। अगर हमारी गलती रहती थी और हमें फ़्लाइट बोर्ड करने को नहीं मिलती थी तो भाई कोई बात नहीं, मैं मान लेता हमारी गलती है। पर जब हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, उसके बाद भी भाई हमें फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं दे रहे, तो मैंने उसको सीधा बोल दिया कि भाई तुम हमें मेंटली हरास कर रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे मेरी कज़िन का कॉल आया और उसने मेरी बात करवाई उनके पहचान वाले एजेंट से, जिनकी अबू धाबी के एम्बेसी में पहचान है, क्योंकि वो वीज़ा रिलेटेड काम करते और उनके पहचान में अबू धाबी के वीज़ा का ड्यूटी मैनेजर भी है। तो फिर भाई मुझे उनका फ़ोन आया और मैंने उन्हें बताया कि ये सब चीज़ें, और मैंने उनको अपना ट्रांजिट वीज़ा का फ़ोटो निकाल के भी भेजा। तो उन्होंने जब चेक किया तो उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि 26 मई तक हम अबू धाबी में एंटर कर सकते, और हमारी जो फ़्लाइट रोम से अबू धाबी थी वो थी 24 मई की। तो भाई ये चीज़ दिखाने के बाद भी भाई वो बंदा हमें इग्नोर मार रहा था और कह रहा था कि नहीं, बोले तुम साइड में खड़े रहो, मेरे बीच में मत करो। तो भाई इसके बाद मैंने उसे कहा कि एक काम कर, तेरा जो सीनियर मैनेजर है या फिर ड्यूटी मैनेजर है उससे मेरी बात करा। तो भाई वो बंदा मेरे को गुस्से में कहने लगा, बोले मैं ही यहाँ का ड्यूटी मैनेजर हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगा किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है। और फिर मेरे को बोला कि आज आप जा ही नहीं पाओगे, आपको जो करना है वो कर लो। फिर मैंने ये सारी चीज़ें वो अंकल को बताई जो अबू धाबी में थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक काम कर, वो जो बंदा है या फिर वहाँ का जो ड्यूटी मैनेजर है विज़र का, उनका नंबर मुझे भेज, मैं बात करता हूँ। तो भाई इसके बाद ना मैंने उस आदमी को कहा कि एक काम कर, अपना नंबर दे या फिर तेरा जो सीनियर मैनेजर है उनका नंबर मुझे दे दे। तो भाई वो बंदे ने मना किया, कहने लगा कि यार नहीं, मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देख सकता, आप किससे मेरी बात करवा रहे हो। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरा यूएई एम्बेसी में एक कॉन्टैक्ट है, उन्हें आपसे बात करनी है।
तो फिर वो अंकल ने उनसे बात की, उन्हें बताया कि ये लीगली अबू धाबी एंटर कर सकते हैं 48 आवर्स के लिए, और आपकी जो कोई प्रॉब्लम है आप हमें बोलो, हम आपको रिजॉल्व करके देंगे। तो फिर वो भाई कहने लगा, नहीं बोले इनका ट्रांजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ये हो चुका है। और भाई पता नहीं क्या बात कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अजीब सी बातें कर रहा था भाई वो टकलू। फिर भाई वो टकलू ने मुझे फ़ोन दे दिया। फिर भाई बाद में ना मेरी बात हुई अबू धाबी के जो वीज़ा के ड्यूटी मैनेजर है उनके साथ बात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरी बात करवा दो। फिर मैंने उसको कहा कि भाई आपकी कंपनी में के जो सीनियर लेवल के मैनेजर हैं उन्हें आपसे बात कर ली। तो भाई ये बात सुन के ना वो एकदम से हड़बड़ा गया, बोले नहीं, बोले मैंने बात करा था, ये वो मैं देखता हूँ, बोले रुको रुको मैं देखता हूँ। तो भाई बंदे ने ना 1-2 फ़ोन लगाए, और हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो थी 7:15 की, और उस बंदे ने हमें बोर्डिंग पास दिया 6:58 पे। देखा जाए तो लगभग हमारे पास 15 मिनट का टाइम था। तो जैसे हमें बोर्डिंग पास मिला, मैंने मेरी और पापा की बैग ले ली और हम सीधा भागने लगे गेट पे। और इनका जो गेट था ना वो गेट का नंबर था 59, और भाई इनका जो गेट था ना 59 वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, और कंटिन्यूस 10-12 मिनट के लिए मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा हम तीनों बस भाग ही रहे थे। वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन के स्टाफ या फिर इमिग्रेशन के जो स्टाफ थे वो भाई काफ़ी अच्छे थे, फ्रेंडली थे, हेल्पफुल थे। उन्होंने जल्दी से हमारा प्रोसेस कर दिया और फिर हमें कहा कि गेट इस साइड है, आप चले जाओ। तो भाई लगभग 10-12 मिनट जी जान से भागने के बाद हम 7:13 को पहुँचे गेट पे, और उसके बाद हमने हमारी फ़्लाइट बोर्ड की, और फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद हम अबू धाबी आ गए। हम यहाँ पे इमिग्रेशन में चले गए। यहाँ के इमिग्रेशन ने हमें एक सवाल नहीं पूछा, बस पासपोर्ट स्कैन किया और हमें एंट्री दे दी। तो भाई देख रहे हो आप ये वीज़ा वाले कैसे जानबूझ के कस्टमर को हरास कर रहे हैं। और भाई मैं आपको एक बात दिल से कहूँगा, वीज़ा रोम का जो स्टाफ है ना भाई, नंबर 1 का हरामी स्टाफ है भाई। तो भाई इन्होंने जो कुछ भी किया है ना हमारे साथ जानबूझ के किया है। और भाई मैं वीज़ा वालों से एक बात पूछना चाहूँगा, उन्होंने जो स्टाफ रखे अपने यहाँ पे काम करने के लिए, का कोई क्वालिफ़िकेशन है या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो भाई ना ही इनमें कोई अकल है और ना ही इनके पास ट्रांजिट वीज़ा की नॉलेज है। भाई जब कोई बंदा किसी एयरलाइन के लिए काम कर रहा है तो उसे इतना पता होना चाहिए कि भाई ट्रांजिट वीज़ा के क्या रूल्स है। और चलो यार, मैं ये नहीं कहता कि सारे कंट्रीज़ के ट्रांजिट वीज़ा के बारे में पता होना चाहिए, पर एटलीस्ट जिन जिन देशों में तुम्हारी कंपनी की फ़्लाइट है उन देशों के ट्रांजिट वीज़ा और इस प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके कंपनी के इंटरनल पॉलिसी ऐसे है कि आप डिसाइड करोगे तो सीधा वेबसाइट पे मेंशन कर दो, फिर हम टिकट भी बुक नहीं करेंगे भाई। हमें कोई शौक़ नहीं आपकी कंपनी के टिकट बुक करने का। भाई देखा जाए तो यूरोप से अबू धाबी बहुत सारे एयरलाइन से जो ऑपरेट करती है। मतलब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना, लोगों के फालतू के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, टाइम जा रहा है, मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, लास्ट मोमेंट पे भाग दौड़ करने की वजह से हेल्थ इश्यू हो रहा है। अभी चलो है, मैं तो जवान हुआ है, मुझे कुछ हुआ नहीं, अगर मैं मम्मी पापा को कुछ हो जाता था तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता था? ये वीज़ा वाले तो हाथ ऊपर करके बोलते थे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो इनकी जो कंपनी है ना ये पूरी ऐसी है, अगर आप इनके कस्टमर सर्विस को फ़ोन लगाओगे ना तो ये आपको कहेंगे कि आपका जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है आप एम्बेसी से बात कर लो, और इसके बाद एम्बेसी आपको जो कुछ भी कहेगी कि आपको वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए या फिर ट्रांजिट चाहिए, वो चीज़ हम फाइनल कंसिडर करते हैं। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद भाई ये ऐसा कर रहे हैं। और भाई मैं वीज़ा कंपनी के ओनर को तो सीधा कहूँगा कि भाई एक काम करो, अपने जो स्टाफ है ना रोम के, उनको थोड़ा एजुकेट करवा दो, उनको समझाओ ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है। वीज़ा का डॉक्यूमेंट इंग्लिश में पढ़ने के बाद उसका क्या मीनिंग होता है, ये अगर इन्हें पता नहीं है ना भाई तो लानत है भाई वीज़ा के स्टाफ पे। और भाई सच बता रहा हूँ, वीज़ा का अगर वो टकलू मुझे कभी गलती से भी मिल गया ना, उसको मार मार के इतना लाल करूँगा ना कि बंदर की गांड और उसकी शक्ल में फ़र्क नहीं दिखेगा। और वीज़ा वाला आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? मेहनत से पैसा कमाते हैं और जब वो आपकी फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों को जो हरेसमेंट कर रहे हो ना, ये काफ़ी गलत बात है। और भाई इनका जो वीज़ा का स्टाफ है ना भाई, इनकी कुछ भी औकात नहीं है भाई। इनका जो दिमाग है ना घुटनों में इनका, क्योंकि इन लोगों को ना बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती। ऐसे जाहिल, गवार, पागल, बेवकूफ़ स्टाफ है इनका। मेरे जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपको यूरोप से इंडिया आना है या फिर इंडिया से यूरोप जाना है, आप वीज़ा के अलावा किसी भी फ़्लाइट के टिकट्स ले लो, पर वीज़ा का टिकट मत लेना। इवन आपके पास सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद ये आपको परेशान करेंगे। और कुछ नहीं, ये जानबूझ के परेशान करते हैं क्योंकि इन्हें ना बस पैसे खाने, यही इनकी औकात है। ये जो कहते हैं ना हम बजट एयरलाइन से, भाई कुछ बजट एयरलाइंस नहीं है। और भाई मैंने गूगल पे इनके रिव्यूज़ और यूट्यूब पे वीडियोस में जब चेक किए तो मैं देखा कि भाई इन्होंने काफ़ी लोगों को लूटा है। मतलब भाई इन्होंने मन बना के रखा, जो भी कस्टमर आ रहा है वो हमारे लिए बकरा है, हमें उसकी बलि चढ़ानी है।
तो भाई इनका जो लॉजिक है ना भाई, सीधा लॉजिक है कि भाई कस्टमर आ रहा है उसको लूट लो, जैसे लूटना है वैसे लूट लो, सीधी तरीके से लूट लो या दूसरी तरीके से लूट लो, डॉक्यूमेंट सही हो या ना हो इससे तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कंपनी की पॉलिसी अलग है। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि भाई 5-10 क्या 50,000 एक्स्ट्रा चले जाए ना, दूसरी फ़्लाइट की टिकट निकाल लेना, Wizz Air की मत निकालना भाई देखो यार, अगर आप सस्ते के चक्कर में Wizz Air की फ़्लाइट बुक करोगे ना, आगे जाके आप पक्का रिग्रेट करोगे। इवन भाई अभी मैं भी बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, मतलब जब से इंसिडेंट हुआ है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों इनकी फ़्लाइट ली। और भाई जब मैंने इनके फ़्लाइट टिकट्स बुक किए थे, मैंने इसलिए बुक किए थे क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे, जैसी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है या फिर जो फ़्लाइट्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे करेक्ट थे, इसलिए मैंने बुक की थी। और भाई इस चीज़ में भी इन्होंने बिना किसी वजह के जो इशू किया है ना, इसके बाद तो हो गया भाई। अभी भाई दुनिया आर पार चली जाए, मैं Wizz Air में कभी ट्रैवल नहीं करूँगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरा सपना है मुझे 195 कंट्रीज़ ट्रैवल करने, तो ऑब्वियस सी बात है आगे मैं और भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हूँ, और उनमें से बहुत सारे देश ऐसे होंगे जहाँ पे Wizz Air के फ़्लाइट ऑपरेट होते हैं। पर भाई इसके बाद मैं Wizz Air की फ़्लाइट कभी भी नहीं लूँगा भाई, कितने भी सस्ते में दे दे भाई, ये लोग मुझे फुकट में भी टिकट दे देंगे ना, तब भी मैं इनकी फ़्लाइट नहीं लूँगा। और दोस्तों एक आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा, आपके फैमिली में कोई अगर यूरोप जा रहा है या फिर आपके कोई दोस्त लोग अगर यूरोप जाने वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो बाकी किसी और लोगों के साथ हो। सो गाइस मुझे आपको जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी Wizz Air गई भाड़ में, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो अभी हम अबू धाबी में आ गए, तो हम यहाँ पे कुछ जगह देखेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, अपना मूड सही करेंगे। सो गाइस अभी मेरी कज़िन आ गई है हमें लेने के लिए। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में।